और मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने परफॉर्म किया था उसमें प्योर टॉल प्लांट का क्रॉस प्योर ड्वार्फ प्लांट से कराया गया। ठीक है, ये पेरेंट है, तो जो इनके गैमीट होंगे, इस पेरेंट का जो गैमीट बनेगा उसमें दो एलील में से सिर्फ एक ही एलील आएगी, ये गैमीट है। और इस पेरेंट का जो गैमीट बनेगा उसमें भी दो एलील में से सिर्फ एक ही एलील आएगी। ठीक है, यानी पेरेंट में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं गैमीट में उसका आधा क्रोमोसोम होता है, ये तो मालूम है ना। तो अगर पेरेंट डिप्लॉयड होगा तो गैमीट क्या होगा, हैप्लॉयड होगा। ठीक है, यानी इसमें हर क्रोमोसोम की एक कॉपी होगी, पेरेंट में हर क्रोमोसोम की दो कॉपी होगी, तो यहां पर दो जीन्स होंगे, यहां पर एक जीन होगा। तो अगर इसमें दो टी है तो गैमीट में एक टी आएगा। हाथ उठाइए, कितने लोगों को समझ में आया। अच्छा, अब ये जब दोनों गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा और उससे नया प्लांट बनेगा। तो ये दोनों गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे, तो ये गैमीट मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो और ये दोनों गैमीट जब आपस में फ्यूज करेंगे तो जो प्लांट बनेगा उसमें इस गैमीट से कैपिटल टी आया, इस गैमीट से स्मॉल टी आया। तो ये जो प्लांट बना ये भी टॉल होगा। क्या होगा, टॉल होगा। अच्छा ये बताओ, जो ये पेरेंट था ये तो प्योर टॉल था ना, क्या था, प्योर टॉल था। और ये ड्वार्फ था, इसको तुम प्योर ड्वार्फ भी लिख सकते हो या ड्वार्फ भी लिख सकते हो। और ये प्लांट जो है वो प्योर तो नहीं है, क्योंकि यहां दोनों एलील सेम है, यहां दोनों एलील क्या है, डिफरेंट है। लेकिन यहां कैपिटल एलील डोमिनेट कर रहा है इस स्मॉल टी एलील पर। तो ये प्लांट क्या होगा, टॉल होगा। इसको हाइब्रिड टॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड टॉल प्लांट कहेंगे। तो और ये जो जनरेशन होगा उसको F1 प्रोजीनी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, F1 प्रोजीनी कहा जाएगा या F1 जनरेशन कहा जाएगा, प्रोजीनी। उसको एनसीईआरटी बुक लिखती है फर्स्ट फीलियल या फीलियल वन जनरेशन। F का मतलब क्या होता है, फीलियल। F का मतलब एनसीईआरटी बुक लिखती है फीलियल, फीलियल वन जनरेशन, यानी पहले जनरेशन की प्रोजीनी को फीलियल वन जनरेशन भी कहा जाता है। हाथ उठाओ, कितने लोगों को समझ में आया। तो ये एनसीईआरटी बुक सिंपली ऐसे समझा रही है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जब एक प्योर टॉल पेरेंट का क्रॉस एक प्योर ड्वार्फ पेरेंट से कराते हैं तो F1 जनरेशन में हाइब्रिड टॉल प्लांट बनता है। F1 जनरेशन में केवल टॉल प्लांट ही बनेगा, ड्वार्फ प्लांट नहीं बनेगा। अच्छा, अब इसको ऐसे भी समझो कि ये जो प्योर टॉल पेरेंट है वो जो गैमीट बनाएगा, कैपिटल टी गैमीट बनाएगा, सारे गैमीट इसके कैपिटल टी ही होंगे, इसमें तो कहीं स्मॉल टी है नहीं। तो 100% गैमीट क्या होंगे, कैपिटल टी होंगे। 100% गैमीट क्या होंगे, कैपिटल टी। यानी इस पेरेंट के गैमीट बनाने की, कैपिटल टी गैमीट बनाने की संभावना या प्रोबेबिलिटी 100% होगी। और 100% को 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1। और तो इसका मतलब हो गया कि इसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं P, और P इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 1। प्रोबेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी एक ही चीज होती है। तो याद रखना, प्रोबेबिलिटी के दो रूल आपके लेवल तक जानने हैं, प्रोबेबिलिटी का सम रूल और प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कुल गैमीट जो बन रहे हैं उसमें कितना परसेंट ये वाला गैमीट बना। नहीं समझे मेरी बात। तो मान लो इसमें कुल गैमीट ही यही बन रहे हैं, इसके अलावा कोई दूसरा गैमीट नहीं बन रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी या 100% होगी। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं। तो अगर
फ्रीक्वेंसी 1 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये कितना परसेंट हुआ, 100% हुआ। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। अच्छा, डोमिनेंट पेरेंट जो ये प्योर टॉल पेरेंट जो गैमीट बना रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी को पी सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, और जो रिसेसिव पेरेंट जो गैमीट बना रहा उसकी प्रोबेबिलिटी को क्यू सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये पेरेंट भी सारे गैमीट कौन से बनाएंगे, स्मॉल टी वाले बनाएंगे। हाथ उठाओ कितने लोग को समझ में आया। तो पी भी 1 है और क्यू भी 1 है। अच्छा, यानी सारे टी कैपिटल टी गैमीट्स सारे स्मॉल टी गैमीट से जब मिलेंगे तो सारे प्लांट हाइब्रिड टॉल होंगे, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1 होगी। कितने लोगों को समझ में आया। यानी इसके बनने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, इसके बनने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 100%। 1 into 1 क्या होगा, 1 ही होगा। कितने लोगों को क्लियर हो गया ये चीज। अच्छा, अब इसके बाद, अच्छा ये कौन सा आपने पॉलिनेशन कराया था यहां पर, कौन सा कराया था, हाँ जी, क्रॉस पॉलिनेशन कराया था। क्रॉस पॉलिनेशन, एक एक चीज पर ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब बताओ, मटर का पौधा जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट उसको बोलते हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल होता है पी प्लांट। जो पी प्लांट है वो बाइसेक्सुअल होता है, गार्डन पी प्लांट, ठीक है। बाइसेक्सुअल का मतलब है कि उसमें जो फ्लावर होगा, जैसे मान लो ये मटर का पौधा होगा, तो इसमें जो फ्लावर होगा उसमें कार्पल भी होगा और स्टैमन्स भी होंगे। एक फ्लावर ये है, ऐसे मान लो, ठीक है। ये दूसरा फ्लावर है। ये सबको समझ में आ गया। तो मेंडल ने कैसे क्रॉस पॉलिनेशन कराया उसका भी हल्का सा जिक्र है, डायग्राम से समझाया है। उसमें एक प्रोसेस दिखाया, इमैस्कुलेशन और ये सब चीज लिखा हुआ है। तो देखो, तो मान लो मटर का एक पौधा ये ले लिया, ठीक है। ये मान लो प्योर टॉल है। क्या बेटा, ये प्योर टॉल है, ठीक है, जिसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी। मान लेते हैं ये वाला पेड़ है ये, ठीक है। और एक दूसरा प्लांट ले लिया जो ड्वार्फ है। क्या है, ड्वार्फ। तो ड्वार्फ है, इसको हम कलर बदल दे रहे हैं। ये मान लो ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है। और इसमें भी फ्लावर ऐसे ही होंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, तो और इसको मान लिया ड्वार्फ प्लांट है। क्या है, ड्वार्फ प्लांट। ड्वार्फ या रिसेसिव ट्रेट वाले हमेशा प्योर होंगे। प्योर नहीं होंगे तो फिर वो दोनों एलील एक जैसे नहीं होंगे, तो अगर एक भी डोमिनेंट एलील आया तो वो ड्वार्फ होने ही नहीं देगा। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात। तो अब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए क्या करना पड़ा कि एक को मेल पेरेंट बनाना पड़ा, एक को फीमेल पेरेंट बनाना पड़ा, ठीक है। तो फीमेल पेरेंट बनाने के लिए मान लेते हैं इसको फीमेल पेरेंट बनाया। किसको, टॉल वाले को क्या बनाया, फीमेल। हमने कल के क्लास में बताया था कि अगर इसको फीमेल बना दो, इसको मेल बना दो, तब भी रिजल्ट वही रहेगा, या इसको मेल बना दो, इसको फीमेल बना दो, तब भी रिजल्ट वही रहेगा। यानी रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट सेम होगा। ये बात सबको क्लियर हो गई थी। तो यहां समझा रहा है एनसीईआरटी बुक में कि इन दो पेड़ में से किसी एक को मेल फीमेल प्लांट बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, सपोज करो ये फ्लावर को उन्होंने सेलेक्ट किया कि भाई इसी फ्लावर में हम पॉलिनेशन कराएंगे। सारे फ्लावर की जरूरत नहीं है, एक ही फ्लावर, जिस फ्लावर को उनको पॉलिनेशन कराना है उसी फ्लावर को वो सेलेक्ट किए। तो इस फ्लावर को मान लो उन्होंने सेलेक्ट किया, सेलेक्टेड फ्लावर, और इस फ्लावर के स्टेमन को काट के रिमूव कर दिया। किसको काट के रिमूव कर दिया, स्टेमन। ये वाला पोर्शन जो है काट के रिमूव कर दिया, स्टेमन सारा काट के हटा दिया, ये रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। बेटा रिमूव कर दिया तो केवल इस फूल में क्या बचा, कार्पल बचा। क्या बचा, कार्पल बचा। कितने लोगों को समझ में आ गया। तो अब ये फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं रहा, क्या रहा, फीमेल फ्लावर हो गया। क्या हो गया, फीमेल फ्लावर। तो यहां पर मेंडल ने क्या किया,
रिमूवल ऑफ स्टैमन या रिमूवल ऑफ एंथर। बेटा स्टैमन में दो पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट, और पॉलन ग्रेन किस में बनते हैं? एंथर में। तो एंथर को रिमूव कर दो या आप पूरा का पूरा उखाड़ दो, फिलामेंट के सहित उखाड़ दो। दोनों ही केस को क्या बोलते हैं? इमैस्कुलेशन। तो रिमूवल ऑफ स्टैमन बोलो, रिमूवल ऑफ एंथर बोलो, एक ही चीज होता है। कितने लोगों को समझ में आया? तो ये बताओ, किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर को फीमेल फ्लावर में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस अपनाया गया? रिमूवल ऑफ एंथर। तो आप तो इसमें किया क्या गया? एंथर या स्टैमन was removed from bisexual flower, from bisexual flower। तो bisexual flower से एंथर या स्टैमन को क्या किया गया? रिमूव किया गया। ठीक है। और टू मेक इट फीमेल फ्लावर, ताकि वो फीमेल फ्लावर में कन्वर्ट हो सके। टू मेक इट फीमेल फ्लावर, उसको फीमेल फ्लावर में बनाने के लिए। बोलो भाई। अब देखो, हमने क्या कहा कि मेंडल ने फीमेल पेरेंट बनाने के लिए, अब इसी को फीमेल पेरेंट बोल दो, फीमेल पेरेंट बनाने के लिए क्या किया? बाइसेक्सुअल फ्लावर में से एंथर या स्टैमन को रिमूव कर दिया। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमैस्कुलेशन। क्या बोलते हैं? इमैस्कुलेशन। तो लिख लो, इमैस्कुलेशन है ये। एंथर स्टैमन को रिमूव कर देने को ही बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन कर दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, खाली इमैस्कुलेशन करके काम नहीं चला। अब ये जो कार्पल बचा, फीमेल पार्ट जो बचा, उस पर इधर वाला भी तो पॉलन ग्रेन आ सकता है, गिर सकता है। बोलो, गिर सकता है ना? तो अनवांटेड पॉलन ग्रेन कार्पल पर ना गिरे, इसके लिए उस कार्पल को ढक दिया गया बटर पेपर से या किसी भी कवरिंग से। तो इसको कवर कर देना, इसको कार्पल को कवर कर देना, इसको बोलते हैं बैगिंग। क्या बोलते हैं? बैगिंग। कवरिंग ऑफ कार्पल, दो चीज हुई, कवरिंग ऑफ कार्पल, कवरिंग ऑफ कार्पल ऑफ फीमेल फ्लावर। अब फ्लावर को पहले फीमेल बनाया, उसके बाद उसके कार्पल को कवर किया। कवरिंग ऑफ कार्पल ऑफ फीमेल फ्लावर। और इसको जब कवर किया तो उसको कहा गया बैगिंग। क्या कहा गया? बैगिंग। तो मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में दो चीजें प्रैक्टिस की, एक तो इमैस्कुलेशन और दूसरा बैगिंग। कितने लोगों को समझ में आ गया कि इमैस्कुलेशन और बैगिंग करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? क्योंकि मटर का पौधा बाइसेक्सुअल होता है, ठीक। आपको अगर उसमें क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना है, तो उस केस में एक फ्लावर को मेल बनाना पड़ेगा, दूसरे फ्लावर को फीमेल बनाना पड़ेगा। फीमेल बनाना जो है वो ज्यादा जरूरी है। उसमें स्टैमन को हटा देंगे, उसको इमैस्कुलेशन कहेंगे, और जो कार्पल है उसको अनवांटेड पॉलन ग्रेन के पॉलिनेशन से बचाने के लिए उसको ढक देंगे, बैगिंग कर देंगे। और मेल फ्लावर बनाना ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक पेंट करने वाला ब्रश लाएंगे, उस ब्रश से इसके एंथर को टच करेंगे, फटे हुए एंथर से, तो उस पर पॉलन ग्रेन गिर जाएगा, और वो पॉलन ग्रेन अपने हिसाब से वो छिड़क देंगे स्टिग्मा के ऊपर। तो पॉलन ग्रेन तो वो किसी भी वांटेड जो प्लांट है उससे उठा के इस पर छिड़क देंगे। अब मान लो अगर इसको फीमेल बनाया, तो वो इसके पॉलन ग्रेन को तो इसके स्टिग्मा पर गिरा ही सकते हैं। नहीं समझे मेरी बात? इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसमें कार्पल हटा के क्या करेंगे? मेरी बात समझे? तो इसको मान लिया जाएगा कौन सा पेरेंट? मेल पेरेंट। हालांकि इसमें फीमेल पार्ट भी है। कितने लोग समझे मेरी बात? तो जो प्लांट या जो फ्लावर पॉलन ग्रेन का सोर्स होगा, उसमें कार्पल भी मौजूद होगा। उसमें कार्पल रिमूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको क्या कंसीडर कर रहे हैं? मेल पेरेंट। कितने लोगों को समझ में आया?
तो उसको मेल पेरेंट कंसीडर कर रहे हैं। तो मेल पेरेंट उस प्लांट को या उस फ्लावर को कंसीडर करेंगे जो बाइसेक्सुअल तो है लेकिन सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन है। क्या है? सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। कितने लोगों को समझ में आया? और फीमेल पेरेंट उस प्लांट या उस फ्लावर को कंसीडर करेंगे जिसमें स्टेमन को रिमूव कर दिया गया है और कार्पल को बैग से ढक दिया गया है। तो इमैस्कुलेशन और बैगिंग जो है वो किस केस में की जाती है? फीमेल फ्लावर बनाने के केस में की जाती है, जब आप बाइसेक्सुअल फ्लावर को फीमेल फ्लावर में कन्वर्ट कर रहे हैं। हो गया क्लियर? तो ये जब ये क्रॉस ये कर रहे थे तो इसी क्रॉस को करने के लिए ये मान लेते हैं कैपिटल टी है, ये मान लेते हैं स्मॉल टी है, और इसी क्रॉस के दौरान बैगिंग और इमैस्कुलेशन हुआ। आगे जरूरत नहीं है, इसी में बस है। तो पूछ देगा कि इमैस्कुलेशन और बैगिंग जो है F1 प्रोजीनी पाने से पहले की जाती है कि F1 प्रोजीनी से F2 पाने के दौरान की जाती है? बोलो। F1 प्रोजीनी पाने से पहले की जाती है। तो भाई ये भी 4 लोग गलत करते हुए मिलेंगे, अभी देखना। क्लियर हुआ? चलो अब आगे बढ़ते हैं। बेटा ये जो हाइब्रिड टॉल है इसकी बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। सिंबल में बताओ क्या होगी? सन्नाटा। PQ होगी। क्या होगी? PQ। ये अपनी प्रोबेबिलिटी के साथ आएगा और ये अपनी प्रोबेबिलिटी के साथ आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। 1 इंटू 1 1। तो PQ इज इक्वल टू क्या होगा? 1। यहां लगा प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट रूल। क्या लगा? प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट रूल लगा। कितने लोगों को क्लियर हो गया ये चीज? समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो F1 प्रोजीनी बनी उनकी सेल्फिंग कराई गई, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। क्या हुआ? मतलब इसमें एक ही प्लांट चाहिए, उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर तो है ही है, उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाए। नहीं समझे मेरी बात? तो इसमें 2 प्लांट लेंगे कि एक ही प्लांट से काम चल जाएगा? लेकिन जब देखो वहां क्रॉस कराया तो 2 ठो प्लांट बगल में रखा है, तो लोग सोचेंगे यहां भी 2 प्लांट लेंगे। कितने लोग ये बात समझ रहे? मेरी बात नहीं समझ में आया? क्या आया समझ में? यहां क्रॉस के लिए कितने प्लांट लेने पड़ेंगे? यहां एक ही, सेल्फ पॉलिनेशन करा देना है। समझ में आया? चलिए तो अब यहां लिखोगे सेल्फिंग ऑफ F1 हाइब्रिड। अब उसके बाद सेल्फिंग ऑफ F1 हाइब्रिड होगा। अब इसके बाद इनकी सेल्फिंग कराई जाएगी, कैपिटल T स्मॉल t इंटू कैपिटल T स्मॉल t। अब ये कराया जाएगा F2 जनरेशन हासिल करने के लिए। मतलब सेल्फिंग ऑफ F1 हाइब्रिड, सेल्फिंग ऑफ F1 हाइब्रिड। तुम लोग पढ़े हो, जानते हो, फिर भी इसमें कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। सेल्फिंग ऑफ F1 हाइब्रिड, या इसी को बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब क्या हुआ? सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सेल्फिंग ऑफ F1 हाइब्रिड का मतलब हुआ सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए ये जो F1 हाइब्रिड था इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया। ठीक, तो इसमें अब हम अगला फ्रेम लेके आ रहे हैं। ये समझ में आ गया सबको ये? अब इसके आगे का चलते। तो सेल्फिंग कराने के लिए क्या किया? एक ही पेड़ लिया, ये तो बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाएगा ही बेटा, यही है ना कैपिटल T स्मॉल t जीनोटाइप। ठीक है, तो इसमें जो पॉलन ग्रेन निकलेगा, ध्यान से देखना, पॉलन ग्रेन, उसका भी जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल T स्मॉल t, उसके सेल के अंदर जो जीन होंगे। और जो इसके अंदर एग होगा, एग, उसका भी जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल T स्मॉल t। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो ये पॉलन ग्रेन जब इसी के स्टिग्मा पर गिरेगा तो इसी को ना सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? यही है सेल्फिंग। कितने लोगों को समझ में आया? तो ये हो गया सेल्फिंग, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ।
ठीक है, और इसी को हम दिखाते हैं, इसी को कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसी को हम शो करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा एक चीज बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके स्टिग्मा पर कोई अनवांटेड पॉलन भी आके गिर सकता है, बोलो, तो इसलिए इसमें भी बैगिंग कराते हैं। क्या कराते हैं? ताकि इसके स्टिग्मा पर इसी का पॉलन ग्रेन गिरे। समझ में आया कि नहीं? तो इसके लिए वो ध्यान रखना पड़ता है कि कोई क्रॉस पॉलिनेशन जैसी चीज ना हो जाए। कितने लोगों को समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब इनकी सेल्फिंग कराई गई तो बेटा ये F1 जनरेशन हो गया। कौन सा जनरेशन हो गया? ये F1 जनरेशन। और यहां क्रॉस का मतलब कौन सा पॉलिनेशन है बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन है। अब देखो पेरेंट है, उसका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये जब गैमीट बनाएगा तो ये दो तरह के गैमीट बनाएगा। कुछ गैमीट में कैपिटल टी एलील जाएगा, कुछ गैमीट में स्मॉल टी एलील जाएगा। बोलो जाएगा ना? तो ये पेरेंट दो तरह के गैमीट बनाएगा और ये पेरेंट भी दो तरह के गैमीट बनाएगा। ठीक है, और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। दो तरह का गैमीट बनाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ताकि ये वाला कैपिटल टी एक पेरेंट का है, ये वाला कैपिटल टी दूसरे। दो पेरेंट कहने का मतलब क्या है? एक पॉलन ग्रेन का और एक एग का है। वो दो पेरेंट नहीं बोलना है, गलती से निकल जा रहा है दो पेरेंट, क्योंकि वो एनसीईआरटी बुक में दो ठोक क्या बना दिया है? पेड़ बना दिया है। कितने लोगों को समझ में आया? ठीक, चलो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी दो तरह के गैमीट बनाएगा, ये भी दो तरह के गैमीट बनाएगा। और आपको मालूम है जो F1 प्रोजीनी है वो डिप्लॉयड होगा। क्या होगा? डिप्लॉयड। बेटा ये 2n है ना, पेरेंट में जो कंडीशन होती है उसको 2n बोलते हैं, जो गैमीट में आता है n। और इनके बीच में अब गैमीट का फ्यूजन होगा और F2 जनरेशन बनेगा। देखो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सपोज करो कैपिटल टी गैमीट बनने की प्रोबेबिलिटी p है और स्मॉल टी गैमीट बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है? q है। कैपिटल टी गैमीट बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है? p है। स्मॉल टी गैमीट बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है? q है। यहां p इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा कि 1/2 होगा या 50% होगा? अगर 1 को 100% बोलते हैं तो 1/2 को हाथ उठाओ। कितने लोग को समझ में आया? तो 50% ये गैमीट बनेगा, 50% ये बनेगा, तो p इज इक्वल टू 1/2 लिख लें, q इज इक्वल टू 1/2 लिख लें। चलो इसका भी वही होगा। तो ये तुमको ये पेरेंट ये जो तो गैमीट बनाएगा किस प्रोबेबिलिटी से बनाएगा या कितने फ्रीक्वेंसी से बनाएगा, समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? चलो अब क्या होगा? गैमीट का फ्यूजन होगा। गैमीट का फ्यूजन देखो, अब गैमीट का फ्यूजन, ये वाला गैमीट इस वाले गैमीट से फ्यूज करेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला गैमीट इस वाले गैमीट से फ्यूज करेगा। ठीक है, फिर ये वाला गैमीट इस वाले गैमीट से फ्यूज करेगा, फिर ये वाला गैमीट इस वाले गैमीट से फ्यूज करेगा। टोटल 4 फ्यूजन के कॉम्बिनेशंस बनेंगे, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो ये हो गया कैपिटल टी और ये क्या हो गया? 2 कैपिटल टी हो गए। अब इसे एक ही कलर से लिख दे रहे हैं। ये क्या हो गया? कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्या हो गया? स्मॉल टी कैपिटल टी। दोनों मतलब एक है, खाली दो अलग अलग इवेंट हैं, इसलिए एक में कैपिटल टी पहले कर दिया, एक में स्मॉल टी, ताकि ये दोनों एक ही चीज मत समझो। दोनों एक ही है कि अलग अलग घटना है? एक में क्या है? कैपिटल टी ये पेरेंट दे रहा है, इसमें क्या हो रहा है? कैपिटल टी ये वाला पेरेंट दे रहा है। तो दोनों दो अलग अलग घटना है, लेकिन दोनों का रिजल्ट जो है, प्लांट का जो फिनोटाइप है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। कितने लोग समझ गए? तो कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी कैपिटल टी, और ये क्या हो जाएगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इन प्लांट्स के बनने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ये जो कैपिटल टी ये जीनोटाइप है ना बेटा, इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये जीनोटाइप है ना। तो बेटा ये कौन सा जनरेशन था? ये कौन सा जनरेशन हो गया? F2 जनरेशन।
और F1 का मतलब होता है फीलियल 1 जनरेशन, F2 का मतलब होता है फीलियल 2 जनरेशन। ठीक है, तो अब फीलियल 2 जनरेशन आ गया, F2 जनरेशन आ गया। अब इसमें ये जीनोटाइप, ये जीनोटाइप, ये जीनोटाइप और ये जीनोटाइप ये बन गए। इनकी बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सिंबल बताओ, वैल्यू मत बताओ, सिंबल पहले बताओ। क्या होगा बेटा? क्या प्रोबेबिलिटी होगी? PQ। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये PQ होगी। क्या होगी? हाँ, P स्क्वायर लिखो, P स्क्वायर होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। फार्मूला आएगा, हार्डी-विनबर्ग फार्मूला, इक्वेशन जो इवोल्यूशन में पढ़ोगे तुम अभी। इसीलिए पहले बोले वैल्यू मत बताओ, पहले स्टेप बाय स्टेप चलो। क्यों 1/4 आया? क्योंकि P भी आया और उधर से भी P आया, दोनों अपने अपने प्रोबेबिलिटी को लेकर के आए। तो 1/2 इंटू 1/2 करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/4। यहां प्रोडक्ट रूल लग रहा है। यहां प्रोबेबिलिटी के कौन से रूल लग रहे हैं ये भी सवाल पूछ सकता है। सम रूल लग रहा है कि प्रोडक्ट रूल लग रहा है? तो याद रखो, ये कैपिटल T आया अपने किस प्रोबेबिलिटी से? P। ये कैपिटल T आया अपने किस प्रोबेबिलिटी से? P। तो दोनों P आ गए साथ में, तो उनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? P स्क्वायर हो गई। मेरी बात समझना, P प्लस P नहीं होगी, क्या होगी? P स्क्वायर होगी। P प्लस P कब होगी अब बताएंगे आगे चल करके। दो ही रूल होता है प्रोबेबिलिटी का जो आपको जेनेटिक्स में लगता है, प्रोबेबिलिटी का सम रूल और प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट रूल। कितने लोगों को समझ में आया? क्लियर हो गया? एक नॉर्मल कपल को लड़का या लड़की होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 50% नहीं, 100%। यहां प्रोबेबिलिटी का सम रूल लगा है। नॉर्मल कपल को लड़का या लड़की होने का, लड़का या लड़की तो होगा ही, कुत्ता बिल्ली थोड़ी ना होगा। तो लड़का या लड़की होने का, लड़का होने का प्रोबेबिलिटी 1/2 और लड़की होने का प्रोबेबिलिटी 1/2। हम आपको दोनों दे दिए हैं, लड़का या लड़की होने का। कितना हो गया? 100%। और बोला नॉर्मल कपल, तो नॉर्मल कपल को लड़का या लड़की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1, यानी 100%। अगर बोलते एक नॉर्मल कपल को लड़का होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, लड़की होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, लड़का या लड़की होने की प्रोबेबिलिटी 100%। नहीं समझे? हाँ, तो ऐसे ही झटके हम गलती करके चले आना, कहोगे तो बहुत हलवा सवाल था। 50% सब एनसीईआरटी तक लिख दी है। बॉय और गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ोगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है ना क्लास 12th में, वहां सेक्स डिटर्मिनेशन वाला पोर्शन है ना, एम्ब्रियो का सेक्स क्या होगा जाइगोट का, तो वहां लिख दिया है बॉय और गर्ल। या यहां भी सेक्स डिटर्मिनेशन में लिख दिया है बॉय और गर्ल। आगे चल के देखो सेक्स डिटर्मिनेशन में बॉय और गर्ल लिख करके बोल रहा है 50%। देखा सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन, जरा देख लो, अंडरलाइन कर लो उस चीज को, अभी सुधार लो। बॉय और गर्ल अगर हो गया तो आंसर तो 100% हो गया भाई, बॉय और गर्ल तो होगा ही, और क्या होगा उसके अलावा। अच्छा ये बताओ, एक सिक्का उछालोगे और जमीन पर गिरेगा, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? काहे चुप हो भाई? है? टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी, हेड्स और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी। तो समझ में आ गया कि नहीं? तो बॉय और गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी तो 100% ही होगी। खाली बॉय का नहीं ना पूछ रहे हैं, खाली गर्ल का नहीं ना पूछ रहे हैं, बॉय और गर्ल बोला है हमने। तो ये सब चीज जो है ना ध्यान रखना। चलो इधर आओ, तो ये वाला जीनोटाइप बनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? इसका बनने की बोलो बेटा, P, इधर से क्या आया? PQ। ये भी PQ हुआ, कोई फर्क नहीं। QP लिखो, PQ लिखो, क्या फर्क पड़ता है? 1/2 इंटू 1/2 किधर वाला 1/2? वो लिखा है क्या? वो तो प्रोबेबिलिटी में तो ऐसा लिख ही सकते हो, यहां भी सेम लिख सकते हो, लेकिन दो अलग अलग घटना है, उनको पहचानने के लिए हमने रिवर्स कर दिया। यहां क्या लिखोगे? Q स्क्वायर। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/2 इंटू 1/2। बेटा ये 1/2 है, ये 1/2 है, क्या होगा? 1/4। तो ये 1/4 हो गया। बेटा ये क्या होगा? 1/4 हो गया। 1/2 इंटू 1/2, ये भी क्या होगा? 1/4 हो गया। ये भी क्या हो गया? 1/4 हो गया। लिख लिया? अच्छा अब देखो, अब यहां पर कह रहा है कि अगर एक प्लांट बना, कितना बना? तो उसका 1/4 बनेगा ये वाला प्लांट, 1/4 बनेगा ये जीनोटाइप वाला प्लांट, 1/4 बनेगा ये जीनोटाइप वाला प्लांट, और 1/4 बनेगा ये जीनोटाइप वाला प्लांट। तो लोगों को समझ में आया? यानी तुम कह सकते हो ना P स्क्वायर प्लस 2PQ जोड़ दो
प्लस क्यू स्क्वायर, ये 1 हो गया कि नहीं, सबका जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 1। यही इसी को बोलते हैं हार्डी विनबर्ग इक्वेशन। क्या बोलते हैं? हार्डी विनबर्ग इक्वेशन बोलते हैं इसको। कितने लोग को समझ में आया ये? हाथ उड़ाओ, कितने लोग को समझ में आया? ये हार्डी विनबर्ग इक्वेशन है। ये आई बात समझ में? तो पी स्क्वायर 1/4 है, और 2pq मतलब 1/4 इंटू 2। 1/4 दो बार आया ना बेटा, दो बार जोड़ दोगे 1/4, और उसके बाद क्या करोगे, ये क्यू स्क्वायर, सारे को जोड़ोगे तो क्या आ गया 1 हो गया। क्लियर हो गया? यानी ये इक्वेशन बताता है कि F2 जनरेशन में टोटल प्लांट जो बने उसमें डोमिनेंट होमोजाइगस की फ्रीक्वेंसी होगी पी स्क्वायर, हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी होगी 2pq, और रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी होगी क्यू स्क्वायर। हाथ उठाओ, कितने लोगों को समझ में आया? अच्छा अब बताओ तुम, जो F2 जनरेशन बना उसकी फ्रीक्वेंसी तो तुमने निकाल ली, यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया भाई? यहां तक। अब इसमें दो रेशियो तुमको पूछे जाते हैं F2 जनरेशन में, जीनोटाइपिक रेशियो और फिनो, यानी हम लोग कौन सा क्रॉस पढ़ रहे थे, मोनो हाइब्रिड की डाई हाइब्रिड? तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जब तुम F2 जनरेशन पर आ जाते हो तो वहां दो रेशियो पूछा जाता है, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। तो लिख लो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद जो F2 जनरेशन आया उसमें दो रेशियो पूछे जाते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा मतलब बता, इसमें यह देखना है कि कितने प्लांट टॉल हुए, कितने प्लांट ड्वार्फ हुए। फिनोटाइप, फिनोटाइप बेटा हम लोग जीनोटाइप पढ़ चुके थे, हम लोग जीनोटाइप पढ़ चुके थे ना। जीनोटाइप क्या होता है? एलिलिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, एक जीन अपने किन एलिलिक कॉम्बिनेशन में पाया जा रहा है। फिनोटाइप किसको बोलते हैं? ठीक है, ट्रेट दैट अपीयर्स, आउटर इनर क्या होता है? आउटर मतलब जो हार्ट के अंदर कोई फिनोटाइप आ गया तो नहीं उसको बोलेंगे फिनोटाइप। आउटर क्या होता है? आउटर मतलब निकल के कान से बाहर आएगा क्या? लोग बोलते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल मतलब क्या हो गया? बाहर से। मान लो किडनी गोल हो गई तो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो, है? वो तो इंटरनली हुआ ना। मान लो सेल के अंदर एक प्रोटीन बन गई, एक प्रोटीन नहीं बनी, तो कौन सा अपीयरेंस हो गया, इंटरनल की एक्सटर्नल? तो कहां एक्सटर्नल वर्ड लगा रहे हो भाई डेफिनेशन में? तो आलतू फालतू डेफिनेशन मत दो। फिनोटाइप टीचर रटा रहा, वही रट के आए हो, क्योंकि उसको भी नहीं अकल आ रही है कि अरे भाई फिनोटाइप एक्सप्रेशन होता है जीनोटाइप का, जीनोटाइप जैसा होगा उसी मुताबिक वो अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। मान लो स्मॉल टी एलील है तो कुछ अलग प्रोटीन बनाएगा कि नहीं, जिससे पौधा क्या हो जाए, बौना। कैपिटल टी जीनोटाइप है तो कुछ अलग प्रोटीन बनाएगा जिससे पौधा क्या हो जाएगा, लंबा। और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एलील है तो कैपिटल टी वाले की चलेगी, तो वो जो प्रोटीन बनाएगा उससे भी प्लांट क्या होगा, लंबा। तो प्लांट लंबा हुआ, ये आपको दिख गया, नहीं समझे, और ऊपर से दिख गया तो आप उसी को बोलने लगे एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस, बहुत चीजें ऊपर से नहीं दिखेंगी, अंदर ही अंदर हो जाएंगी, जो आपको नहीं दिखेगा तो फिनोटाइप नहीं है वो। प्रोटीन अंदर बनी वो फिनोटाइप नहीं है, मेरी बात समझो। प्लांट के अंदर वैस्कुलर बंडल नहीं बना किसी जीन के वजह से, जीनोटाइप के वजह से, तो क्या दिखेगा क्या वो बाहर से आपको, बोलो? तो कहां एक्सटर्नल अपीयरेंस जोड़ रहे हो इसमें तुम? कितने लोग मेरी बात समझ गए? हाथ उठाइए, कितने लोग मेरी बात समझ गए? तो याद रखें, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, ट्रेट दैट अपीयर्स ड्यू टू जीनोटाइप। ट्रेट जो अपीयर होता है वो बाहर से अपीयर हो, अंदर से अपीयर हो, जैसे भी अपीयर हो, सर नीचे पैर ऊपर करके अपीयर हो, जैसे अपीयर हो। समझ में आया? तो लिखो ट्रेट दैट अपीयर्स ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ जीनोटाइप एंड एनवायरमेंट। ये भी लिख लेना,
जीनोटाइप एंड इन्वायरमेंट। यानी कोई भी ट्रेट जो अपीयर करता है जीनोटाइप और उसके इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन से, कोई भी ट्रेट जो अपीयर करता है जीनोटाइप और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन से, उसको कहा जाता है फिनोटाइप। उसको क्या कहते हैं? फिनोटाइप। अब देखो, अब यह ध्यान से देखना है तुमको। तो फिनोटाइपिक रेशियो जो होगा वो होगा, पढ़े होगे बेटा 3:1। क्या होगा? 3:1। देखो ये प्लांट क्या होगा? ये प्लांट क्या होगा? टॉल होगा। ये प्लांट भी क्या होगा? टॉल होगा। ये प्लांट भी क्या होगा? टॉल होगा। और ये प्लांट क्या होगा? ड्वार्फ होगा। तो भाई 3 पौधे, अगर 4 पौधे बन रहे हैं, आउट ऑफ 4 3 क्या है? टॉल है और 1 क्या है? ड्वार्फ। तो रेशियो क्या हो गया? 3:1। तो फिनोटाइपिक रेशियो जो हो गया 3:1। इसमें 3 जो है वो डोमिनेंट फिनोटाइप और 1 क्या है? रिसेसिव फिनोटाइप है। 3 जो है वो डोमिनेंट फिनोटाइप है, जो डोमिनेंट ट्रेट वाला है, यानी डी है, और ये क्या है? आर है। आर मतलब रिसेसिव, 3 मतलब डोमिनेंट। मान लो यहाँ टॉल ड्वार्फ का एग्जांपल लिया है, तुम सीड शेप का एग्जांपल ले सकते हो, राउंड रिंकल ले सकते हो। तो 3 हमेशा डोमिनेंट को बताएगा और 1 हमेशा रिसेसिव को बताएगा। कितने लोगों को समझ में आया? 3:1। अभी इसको और क्लियर कर रहे हैं। अभी पहले यहाँ रेशियो तो लिख दें। अच्छा, जीनोटाइप बताओ बेटा, कितने तरह का जीनोटाइप बना है? 3 तरह का। एक होमोजाइगस डोमिनेंट, एक हेटेरोजाइगस, और एक क्या है? रिसेसिव। 3 ही तरह का जीनोटाइप है ना। तो 1:2:1। तो लिख लो जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया? 1:2:1। इसमें 1 जो है वो है डोमिनेंट होमोजाइगस। डोमिनेंट होमोजाइगस, साफ लिखना, होमोजाइगस। 2 क्या है? हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस। और 1 क्या है? रिसेसिव जीनोटाइप। रिसेसिव। रिसेसिव। तो 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो हो गया और 3:1 जो है वो फिनोटाइपिक रेशियो हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, ये ध्यान रखना। कितने लोगों को समझ में आ गया बेटा ये? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन कैसे बनता है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है, समझ में आ गया? F2 जनरेशन कैसे बनता है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है, ये बात क्लियर हो गई? चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो, इसमें एनसीईआरटी बुक ने ये जो रेशियो आया है उसमें पनेट स्क्वायर का भी इस्तेमाल किया। किसका किया है? पनेट। देखो पनेट का नाम लिखा होगा पूरा, क्या लिखा है? रेगिनाल्ड या कोई और कुछ लिखा है? नाम पढ़ो पूरा, तेज पढ़ो, क्या लिखा है? रेगिनाल्ड। स्पेलिंग क्या है? REGINALD। रेगिनाल्ड सी पनेट। पनेट की स्पेलिंग PUNNETT। तो रेगिनाल्ड सी पनेट ने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जो जीनोटाइपिक रेशियो है उनको कैलकुलेट करने के लिए, यही लिखा है ना। तो he gave a graphical representation to calculate क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप। टू कैलकुलेट द, वही चीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप। फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी या रेशियो लिख लो, फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी जो लिखना चाहो, या रेशियो ऑफ जीनोटाइप्स, रेशियो ऑफ वेरियस जीनोटाइप्स, वेरियस जीनोटाइप्स इन F2 जनरेशन, इन F2 जनरेशन। और यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसी को क्या बोला जाता है? पनेट स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पनेट। बाय
या थ्रू पनेट स्क्वायर? थ्रू पनेट स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका? अब देख लो, उसी चीज को हम पनेट स्क्वायर में जो रेशियो निकाले वो पनेट स्क्वायर के फॉर्म में भी जो एनसीईआरटी बुक ने दिखाया है। अब जैसे ही मान लो F1 जनरेशन की सेल्फिंग हुई, ठीक है, तो यहां पनेट स्क्वायर बना लेंगे, स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें उतने खाने बनाने जितने जितने मतलब जो है वो गैमीट दोनों पेरेंट से बनते हैं और उनके फ्यूजन से जो प्रोडक्ट आएगा। मान लो ये पेरेंट जो है इससे 2 गैमीट बना बेटा, बना ना, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ठीक है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। और इस पेरेंट से भी 2 गैमीट बना, बोलो, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ऐसे लिख देंगे। और इनकी फ्रीक्वेंसी भी वहीं बगल में लिख देना। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी बेटा? P, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? Q, इसकी फ्रीक्वेंसी भी P थी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? Q। हमने पहले गैमीट का फ्यूजन से समझाया जिसमें कोई पनेट स्क्वायर नहीं बनाया था। अब क्या होगा? अब देख लो, यहां T और T फ्यूज करेंगे तो कैपिटल T जीनोटाइप आया, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? P स्क्वायर। यहां कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां क्या हो गया? स्मॉल टी कैपिटल टी, और यहां क्या हो गया? स्मॉल टी, और इनकी फ्रीक्वेंसी वहीं मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हो जाएगा क्या? पी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? पी क्यू। ये भी क्या हो जाएगा? पी क्यू। और ये क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर। तो यही है पनेट स्क्वायर। तो ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, तो एक ऑल्टरनेटिव मेथड है। कितने लोगों को समझ में आ गया चीज? बस एनसीईआरटी बुक ने ऐसे ना बना के उसको तिरछा बनाया, तिरछा समझ रहे हो, थोड़ा डिजाइनर कर दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं किया है, ऐसे ही बनता है। क्योंकि इसको बोलेंगे टॉप, इसको बोलेंगे टॉप, क्या बोलते हैं इसको? टॉप रो बोलते हैं। और इसको बोलते हैं क्या? साइड रो बोलते हैं। तो टॉप रो में एक पेरेंट का गैमीट और साइड रो में एक पेरेंट का गैमीट लिखते हैं, और फिर इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो वो जो पेज है जिस पर ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझाया जा रहा है, वो हर चीज एक एक लाइन ढूंढ करके हमने निकाल के बता दी है जो वहां जरूरत हमें लगा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब जरा ध्यान से समझना। तुमको रेशियो तो पता चल गया दिख करके, ये कौन सा रेशियो बेटा? F2 रेशियो है। क्या है बेटा ये? F2 रेशियो। अब देखो, अब जैसे पूछेगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस प्लांट इन F2 जनरेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस प्लांट बता तो चुके हैं पहले तुमको। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस प्लांट इन F2 जनरेशन क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगा बेटा? बोलो, कुछ ही आवाज आ रही। 1/4। कैसे पता लगा 1/4? क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? P क्या है बेटा? 1/, इसकी क्या है? तो दोनों साथ आएंगे तो यही ना डोमिनेंट होमोजाइगस है बेटा। डोमिनेंट होमोजाइगस बोलने का मतलब क्या? कैपिटल टी। कितने लोगों को समझ में आया? तो ये हो जाएगा P स्क्वायर, या ये हो जाएगा क्या? 1/4। ये बात सबको समझ में आ गई? उठा के यहीं से रख देना है। अच्छा, अब तुमसे पूछे फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस प्लांट इन F2 जनरेशन, हेट्रोजाइगस प्लांट की फ्रीक्वेंसी F2 जनरेशन में क्या होगी? कहां कहीं 1/2 दिख रहा है। ये देखो बेटा, ये कौन सा प्लांट है? हेट्रोजाइगस है कि नहीं है?
ये भी हेटेरोजाइगस है कि नहीं है? इस वाले हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, इस वाले की क्या हुई है? हुआ ना, ये 1/4 1/4 हुआ ना। अच्छा, हमने क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस प्लांट इन F2 जनरेशन, यानी क्या पूछा है? कैसे मालूम 2pq? pq क्यों नहीं? वही कहानी, हेड्स और टेल्स। हेट्रोजाइगस, जब हम हेट्रोजाइगस बोलेंगे तो कुछ बच्चे इसको हेट्रोजाइगस कहेंगे, कुछ बच्चे इसको। तो जब हम हेट्रोजाइगस बोल रहे हैं तो दिस और दिस, और जब दिस और दिस होगा तो क्या होगा, ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? यहां प्रोबेबिलिटी का सम रूल लग रहा है, प्रोडक्ट रूल नहीं लग रहा है। यहां ये समझाना था तुमको। कितने लोगों को समझ में आ गया? जब हम बोले कि हेट्रोजाइगस प्लांट, तो हेट्रोजाइगस प्लांट बोलेंगे तो बेटा हेट्रोजाइगस प्लांट क्या कैपिटल टी है? हेट्रोजाइगस प्लांट दो बने हैं यहां पर, दो तरह के, कैपिटल टी स्मॉल टी बना है, या क्या बना है, स्मॉल टी कैपिटल टी, दोनों दे दिया। आप कोई नहीं बोल रहा। अच्छा ये पूछे, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस हेट्रोजाइगस प्लांट? 1/4. What is the probability of this heterozygous plant? And what is the probability of heterozygous plant? This that नहीं, तो दोनों आ गया ना। नहीं समझे मेरी बात? What is the probability of occurrence of heads? 50%. What is the occurrence of probability of occurrence of tails? 50%. What is the probability of occurrence of heads or tails? 100%. वो तो कोई ना आएगा, गिरेगा तो। कितने लोगों को समझ में आया? तो अगर, अच्छा ये हेट्रोजाइगस और ये हेट्रोजाइगस सेम है कि अलग अलग हैं? सेम नहीं, बड़ी मार मारेंगे। सेम है। इसमें कैपिटल टी आया है इस पेरेंट से, इसमें कैपिटल टी आया है इस पेरेंट से, इसमें लालू ने दिया कैपिटल टी, इसमें कालू ने दिया कैपिटल टी, तो दोनों सेम हेट्रोजाइगस कैसे हो गए? फिनोटाइप सेम है भाई, लेकिन ये दो घटनाएं अलग अलग हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? तो इसलिए देखो, ये जब फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस प्लांट पूछेंगे तो उसमें ये वाला भी हेट्रोजाइगस है और ये वाला। इसीलिए देखो मैंने क्यों रिवर्स करके लिखा था, आप समझ में आए कि नहीं? ताकि कैपिटल टी स्मॉल टी एक में लिखा है और दूसरे में क्या लिखा है, स्मॉल टी कैपिटल टी, ताकि ये दोनों हेट्रोजाइगस अलग अलग तरीके से बने हैं, तो इसलिए डिफरेंशिएट कर पावे। तो हमने यहां पर ये तो पूछा नहीं कि कौन सा वाला हेट्रोजाइगस, हमने तो जनरल पूछा कि हेट्रोजाइगस जो भी बन रहे हैं वो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहां प्रोबेबिलिटी का कौन सा रूल लगेगा, समझो। तो याद रखो, इसकी प्रोबेबिलिटी है PQ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है PQ, और दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है, PQ। क्या हो गया, 2PQ। ये वैल्यू हो गई 1/2। कैसे लगेगा, समझ में आया? तो इस रेशियो को निकालने के लिए आपने प्रोबेबिलिटी का कौन सा रूल लगाया? तो ये लिखना पड़ेगा आपको, प्रोबेबिलिटी का सम रूल मेंडल ने भी लगाया था। तो सम रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी लगी है इसमें। अच्छा ये बताओ, कैपिटल टी जो बना 1/4 बना, क्योंकि ये गैमीट आया कितने प्रोबेबिलिटी से, 1/2। ये गैमीट आया कितने प्रोबेबिलिटी से, और दोनों गैमीट साथ आए कितने प्रोबेबिलिटी से। तो यहां कौन सा रूल लगा, प्रोडक्ट रूल। यहां प्रोडक्ट रूल, यहां ये सब जगह अलग अलग प्रोडक्ट रूल लगा है, लेकिन यहां कौन सा रूल लग गया, सम रूल लग गया। तो ये चीज याद रखना। सवाल क्या पूछ रहा है, मैं फिर से पूछ रहा हूं, अगर तुमसे पूछे कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हेट्रोजाइगस प्लांट बनने की प्रोबेबिलिटी 1/4, स्मॉल टी कैपिटल टी वाला हेट्रोजाइगस बनने की प्रोबेबिलिटी 1/4, अब बोल दे हेट्रोजाइगस बनने की प्रोबेबिलिटी, तो आप ये सोचेंगे, या आ गया ना बीच में दिस और दिस, और जब भी आएगा तो दोनों प्रोबेबिलिटीज को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। हेड्स और टेल्स सम कर देंगे, लड़का या लड़की सम कर देंगे। एक कपल को लड़का या लड़की होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 50% नहीं 100%, लड़का या लड़की तो होगा ही। फिर से वही कहानी, ठीक है। चलो उसके बाद देखो तीसरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव।
अब खाली रिसेसिव तो यही है बेटा, रिसेसिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, स्मॉल क्यू, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1/2, क्या है बेटा, इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या है 1/2, यहां क्या होगा 1/4। तो कुछ नहीं करना, इसमें चुनना ही नहीं है, सीधे प्रोबेबिलिटी उठा के रख देनी है। तो लिख ले फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव प्लांट, ठीक है, रिसेसिव प्लांट इन F2 जनरेशन, पूरा साफ साफ लिखेंगे तो क्या होगा बेटा, Q², सिंबल के साथ ले जाएंगे, Q²। इवोल्यूशन में ये इक्वेशन काम आने वाला है। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं बताए थे, हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन फॉर जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। तो अल्टीमेटली आपको P² मिला, 2PQ मिला और Q² मिला, P² प्लस 2PQ प्लस Q² इज इक्वल टू 1। कितने लोगों को इक्वेशन अब समझ में आ गया। इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा 1/4, इसकी वैल्यू कितनी थी 1/2, इसकी वैल्यू कितनी थी 1/4। सबको जोड़ोगे तो 1 नहीं आएगा, आएगा। तो अगर कुल पौधे 1 हैं, ये इक्वेशन 1 में बताता है, मान लो 100 पेड़ बने तो 100 में कितने कितने ये वाले जीनोटाइप के बनेंगे, इसी रेशियो में बनेंगे, 25 बनेंगे। कितने बनेंगे 100 पेड़ अगर बने तो 100 में 25 ये बनेंगे, 50 ये बनेंगे, 25 ये बनेंगे, तभी ना आया वही चीज। उसी तरह से ये जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेशियो कैसे निकलता है। अच्छा, ये जो फ्रीक्वेंसी हम पूछे थे, ये फिनोटाइप की थी कि जीनोटाइप की थी, बोलो क्या दिख रहा है, ये जीनोटाइप है कि फिनोटाइप है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, तभी तो 1:2:1 आया, यही ना आया, बोलो 1/4 is to 1/2 is to 1/4, इसी को तो बोलते हैं 1:2:1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1:2:1। कितने लोगों को समझ में आया। तो जो हम जीनोटाइपिक रेशियो ले आए हैं बेटा, यही तो लाए हैं, देखो यही तो रेशियो आया। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अगर ये 1 होगा तो ये क्या होगा 2 होगा, ये क्या होगा 1 होगा। तो 1:2:1 ये जीनोटाइपिक रेशियो का जो है वो आपको इस तरह से निकालेंगे। अच्छा, फिनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालोगे 3:1। वहां तो हम गिन के बता दिए थे ना 3:1, ऐसे थोड़ी ना बताए थे। प्रोबेबिलिटी का यहां सम रूल यहां पता चला ना आपको। अब फिनोटाइपिक रेशियो पूछ दे, अगर यही सेम चीज हम पूछ दे अगले फ्रेम में, देखो क्या पूछ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉल प्लांट, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप अगर आपसे पूछ दे, टॉल छोड़ दो, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉल प्लांट, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, और दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव ट्रेट। बेटा डोमिनेंट ट्रेट ऑफ रिसेसिव ट्रेट, यहां तो जीनोटाइप नहीं है, ये तो फिनोटाइप है। डोमिनेंट क्या, डोमिनेंट रिसेसिव मतलब क्या, फिनोटाइप की बात कर रहे हैं। तो बताओ उसी जो लास्ट फ्रेम में जो हमने चेकर बोर्ड बनाया था, वही पनेट स्क्वायर बनाया था, वो तो बनाए होंगे ना। तो क्या बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट ट्रेट कैसे निकालोगे। अब मेरी बात ध्यान से देखना, मेरी बात ध्यान से देखना, यही ना बनाए थे, एक बार फिर से रिकॉल के लिए जल्दी से बना दे रहे। इसमें क्या लिखे थे बेटा, कैपिटल टी कैपिटल टी। इसमें क्या लिखे थे, इसमें क्या लिखे थे, हो गया, ये लिखे थे तो। अच्छा, अब इसी में ये F2 जनरेशन है, ठीक, और यहां लिखना पड़ेगा F2 जनरेशन। इन F2 जनरेशन लिख लेना बेटा, F2 जनरेशन की बात हो रही है ये, इन F2 जनरेशन, ठीक है। अब देखो, तो जैसे ही हम डोमिनेंट ट्रेड बोलेंगे तो मेरी बात समझो, डोमिनेंट ट्रेड बोलेंगे तो जब ये बताओ दोनों कैपिटल टी एलील होंगी तो कौन सा ट्रेट आएगा, रिसेसिव की डोमिनेंट ट्रेट आएगा। तो डोमिनेंट ट्रेट आएगा, डी लिख दिया, ऑल आएगा। ये क्या होगा, कौन सा ट्रेट आएगा, क्योंकि ये वाला एलील डोमिनेंट है इसके ऊपर, इसकी चलेगी इसकी नहीं चलेगी, तो कौन सा ट्रेट आएगा डोमिनेंट। ये भी टॉल होगा, यहां भी ये भी टॉल होगा, यानी डोमिनेंट ट्रेट आएगा। ये कौन सा आएगा, रिसेसिव ट्रेट आएगा। कितने लोगों को समझ में आया। अच्छा, अब देखो
ये वाला डोमिनेंट रेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी बेटा? ये वाला डोमिनेंट रेट की, ये वाला डोमिनेंट रेट की, ये वाला रिसेसिव रेट की। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ गया? क्या ये डोमिनेंट रेट, ये डोमिनेंट रेट, ये डोमिनेंट रेट तीनों घटना सेम थी कि अलग अलग थी? इसलिए इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज है। कितने लोगों को समझ में आया? ये जरूर ध्यान में रखना। तो जब हमने पूछा फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट रेट, तो जैसे डोमिनेंट रेट बोलेंगे तो आपके दिमाग में आएगा ये वाला हो सकता, ये वाला हो सकता, ये वाला हो सकता। तीनों में और आ गया कि नहीं आ गया? तो कितने और आए? 2। मतलब ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 क्या गया? 3/4। यहां भी प्रोबेबिलिटी का कौन सा रूल लगा? सम रूल लगा। कितने लोगों को समझ में आया? तो अभी पहले तो रेशियो गिन के बता दिए, कह रहे सर 4 है उसमें 3 तो डी गिन लीजिए, हो तो गया 3। प्रोबेबिलिटी से निकाला कैसे गया ये समझा रहे। मेंडल ने कैसे निकाला? प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके, प्रायिकता का इस्तेमाल करके। तो अगर पूछते कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ये वाला डोमिनेंट, तो क्या बोलते? 1/4। फ्रीक्वेंसी ऑफ ये वाला डोमिनेंट 1/4। फ्रीक्वेंसी ऑफ ये वाला डोमिनेंट, और फ्रीक्वेंसी ऑफ कोई भी डोमिनेंट 3/4। क्योंकि यहां तो ये वो ये बात कर नहीं रहा है, सीधे डोमिनेंट रेट की बात कर रहा है। कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है, उसी तरह हुआ कि नहीं हेट्रोजाइगस प्लांट वाला? कि कौन सा वाला हेट्रोजाइगस नहीं बोला, क्या बोला? हेट्रोजाइगस। यहां भी कौन सा वाला डोमिनेंट नहीं बोला, खाली डोमिनेंट बोला। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो सवाल जो है मैं इस पर जब मिलेगा आपको तो ये सब इसमें पूछूंगा, तो कहीं 1/4 भी मिल जाएगा आंसर आपको, तो समझ जाना कि क्यों 1/4 आ रहा है। डोमिनेंट रेट पूछा हूं तो पर्टिकुलर डोमिनेंट रेट अगर पूछ दिया तब 1/4 हो जाएगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात? वह समझ में आ रहा है पीछे? चलो तो लिख लोगे, इसका आंसर हो जाएगा बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बेटा? क्या है इसकी? p²। ये क्या है? हमेशा पहले सिंबल बताओगे, ये क्या हो जाएगा? तो चलो सिंबल बताओ क्या होगा? p² प्लस 2pq, ये आएगा सिंबल इसका। पूछ देगा डोमिनेंट फिनोटाइप का क्या फ्रीक्वेंसी होगी, तो ऑप्शन में ढूंढेंगे 3/4 और हम ऑप्शन में दिखे रहेंगे p² प्लस 2pq। कितने लोग मेरी बात समझ गए? वही तो है 3/4। हाथ उठाओ, कितने लोगों को क्लियर हुआ? तो हमेशा समझ के चलोगे, ये तीनों बॉक्स की फ्रीक्वेंसी जोड़ देनी है। इसकी p² है, ये pq है, ये pq है, टोटल कितना हो गया? p² प्लस 2pq। तो देखो एक नजरिया ये भी है पढ़ने का, पढ़े तो हो गए 20 बार, लेकिन हर बार कुछ नया तरीके से, नया एंगल से सोचने को मौका मिलेगा। ठीक है, सवाल छोटे से ही फंसाएगा। एग्जामिनर जो अच्छा होता है, पेपर जो अच्छा बनाने वाला होता है, वो सबसे सरल से सरल चीज को कठिन बना देगा, सोचने पर मजबूर कर देगा। ठीक है, तो 3/4 मींस p² प्लस 2pq। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा। क्या लिख देंगे बेटा इसको? तो इसको ऐसे लिख दो, ये 1/4 था, अब प्लस 2pq है ही है, तो 2pq कर दोगे तुम, क्या हो जाएगा? 1/2 क्या हो गया? 3/4। भाई इन दोनों को करोगे तो 1/2 आता है ना। ये भी कहोगे अरे सर 4 लिखा है, 2 लिखा है, 4 ही क्यों लिखे सर, 2 क्यों नहीं लिख दिए? एलसीएम उलसीएम निकालने आता है ना। चोर है, नहीं निकाल पाते हैं, हमको मालूम है। इसे बैठे होंगे, ये भी कैलकुलेट करने नहीं आता है, यकीन मानो। अभी निकल जाएंगे इसी में से कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। चल बेटा, रिसेसिव में तो कुछ करना ही नहीं है, रिसेसिव में एक ही है, इसमें तो छांटना नहीं है, इसमें तो कहीं ऐड नहीं करना है। तो क्या आंसर हो जाएगा बेटा? q²। क्या हो जाएगा? 1/4। तो 3/4:1/4 क्या रेशियो हो गया? 3:1। इस तरह से आया है फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, इस तरह से आया है फिनोटाइपिक रेशियो। तो बहुत बच्चे कहेंगे, हमसे एक बच्चा पूछा, क्या कई साल पहले की बात है, सर क्या मटर के पौधे F2 जनरेशन में केवल 4 ही प्लांट हमेशा देते हैं क्या? मटर में तो बहुत सारे दाने होते हैं, सर ये 4 ही प्लांट क्यों देते हैं सर? हम कहे बेटा वो 4 प्लांट नहीं है, नहीं समझे मेरी बात। जैसे F2 जनरेशन में तुमको कितने प्लांट बनते दिखाई दे रहे हैं? 4 टाइप्स के बनते दिखाई दे रहे हैं। कितने टाइप्स है ये? 4 प्लांट नहीं है।
ये अलग टाइप है और ये अलग टाइप है। बेटा ये दोनों को अलग टाइप कितने लोग मान रहे हैं? क्यों मान रहे? समझ में आया? ये दोनों हेटेरोजाइगस है लेकिन टाइप क्या है? अलग है। क्योंकि इन दोनों में डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील के सोर्सेस क्या है? अलग अलग पेरेंट्स है। ठीक है, ये तो अलग टाइप है, ये अलग टाइप है। ये 4 फ्यूजन कॉम्बिनेशंस, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताया है, ये 4 प्लांट नहीं बताया है। वही तो पनेट बोले कि भैया ये 4 तरह के जीनोटाइप्स हैं, 4 तरह के जीनोटाइप है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, लेकिन चूंकि फ्यूजन के बेसिस पर अलग है, ठीक है ना, फिनोटाइप के बेसिस पर अलग नहीं है। तो ये हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जो रेशियोज F2 जनरेशन के, वो हमने आपको समझा दिए। ठीक है, और यहीं पर मैं अब जो है अब ये समझाना चाहता हूं, उसी पैराग्राफ में फिर जिक्र किया है एनसीईआरटी बुक ने या मेंडल ने, टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया। क्या परफॉर्म किया? टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया। अब लिखो टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस देखो क्या होता है। अब देखो बेटा, ये कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये दिखाई नहीं ना देता है आपको। दिखाई जीनोटाइप देता है कि दिखाई फिनोटाइप देता है? जो चीज अपीयर करती है, चाहे एक्सटर्नल अपीयरेंस हो या इंटरनल अपीयरेंस हो। तो टेस्ट क्रॉस में जो F2 जनरेशन में जो टॉल प्लांट है उसका क्रॉस रिसेसिव प्लांट से कराते हैं। किससे कराते हैं? रिसेसिव प्लांट से कराते हैं। मतलब जिसका जीनोटाइप क्या है? स्मॉल टी है। और इसके रिजल्ट से पता करते हैं कि ये जो टॉल प्लांट है F2 जनरेशन का, ये प्योर है कि हाइब्रिड है। रिजल्ट indicates that result indicates the purity of tall plant, the purity of tall plant, purity of F2 tall plant। F2 tall plant प्योर है कि इम्प्योर है? अब देखो मेरी बात बेटा, यहां पर हम टॉल लिख सकते हैं, कैपिटल टी छिपा दे रहे, लिख सकते हैं। यहां भी टॉल लिख सकते हैं, यहां भी टॉल लिख सकते हैं। अब तीनों टॉल ऐसे मिला दिया गया, अब तुमको दे दिया गया, पूछा गया कौन सा वाला प्योर है। बता पाओगे ऐसे देख करके? क्योंकि तीनों की लंबाई क्या होगी? सेम होगी। अब तो कंफ्यूज कर दिया तुमको कि तुम्हारे हाथ में कौन सा टॉल है। तो उस टॉल की प्योरिटी पता करने के लिए क्या करोगे? एक रिसेसिव पेरेंट से उसका क्रॉस कराओगे। कितने लोगों को समझ में आया? और क्रॉस कराने के बाद जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट से तुम बता दोगे कि ये जो प्लांट तुम्हारे हाथ में है वो हाइब्रिड टॉल है कि प्योर टॉल है। इसी को टेस्ट करने के लिए इसका नाम क्या पड़ गया? टेस्ट क्रॉस। हाथ उठाओ, कितने लोगों को समझ में आ गया टेस्ट क्रॉस का रियल मीनिंग क्या होता है? टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है F2 जनरेशन के, जो एनसीईआरटी बुक लिख रही है, F2 जनरेशन में तीन तरह के टॉल प्लांट मिले थे। बोलो, मिले थे ना? उसमें एक प्योर था, 2 क्या थे? हाइब्रिड थे। लेकिन आपको जो टॉल दिया गया वो प्योर है कि हाइब्रिड है, कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने के लिए उस प्लांट को किससे क्रॉस कराना पड़ता है? रिसेसिव पेरेंट से। और उसका रिजल्ट देख करके हम बता देंगे, आप भी बता देंगे कि कौन प्योर है, कौन हाइब्रिड है। ये वाला हाइब्रिड है कि प्योर है, मतलब ये आपको पता चल जाएगा। तो पहले तो हम ये समझा रहे कि टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है और टेस्ट क्रॉस कराया क्यों जाता है। तो टेस्ट क्रॉस का पहला मतलब होता है कि F2 जनरेशन का टॉल प्लांट को किससे क्रॉस करा दो? रिसेसिव पेरेंट से करा दो। ये हो गया टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट शब्द क्यों आया है? टेस्ट शब्द इसलिए आया है कि ये जो F2 जनरेशन का टॉल प्लांट है, ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, यानी प्योर है कि हाइब्रिड है। मतलब ये जो टॉल है, ये टॉल कौन सा वाला टॉल है? मतलब 2 पॉसिबिलिटी होगी ना बेटा, कैपिटल टी हो सकता है या क्या हो सकता है? कैपिटल टी स्मॉल टी। यही चीज तो पता करना है, वो उसके रिजल्ट को देख के पता कर पाएंगे हम। हाथ उठाओ, कितने लोगों को समझ में आया? तुमको समझ में आ रहा है? काहे ऐसे बौकी जैसे बैठी हो?
भरूका जैसे। हट रहो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? काहे चिपक के बैठे, दूर हटो हटो। उसको बैठने तो हाथ में नहीं निकाल पा रही है। समझ में आ रहा है? हा? कि सपना देख रही हो। अक्टूबर आ गया, अब नवंबर दिसंबर जनवरी बचा है, अब तो बैंड बजने वाली है, शुरू हो गया होगा बहुत लोग के, वो अंदर से तरंगे बननी शुरू हो गई होंगी। समझ में आया? तरंग बज रही होगी, खूब जल तरंग। ठीक है, और कभी भी जो बहादुर होते हैं, वीर होते हैं, सब डरते उड़ते नहीं, तरंग बजने दो, अपना काम करते रहो। अरे ज्यादा नहीं बनोगे, मत बनो। प्रयास में कोई कमी नहीं। देखो डरता कौन है? जो प्रयास में कमी कर, जो चोर होते हैं वो डरते हैं। चोर डरता कि नहीं डरता बताओ? है? तो तुम डर रहे हो मतलब क्या हो? चोर हो। सीधा सा चीज है भाई। मतलब तुमको हमको आईना क्या दिखाने की जरूरत है? डर लग रहा है, चोट्टा कहेंगे डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है भाई? ऐसा कांड किया होगा कि डर लग रहा है? कांड किया कि डर लग रहा है? नहीं पढ़ा साल भर, डरेगा? है? पापा क्या कहेंगे, मम्मी का, पापा मम्मी रोज देखते रहते कि तुम जम के पढ़ रहे हो, मेहनत करो, टीचर देखते रहते जम के पढ़ रहे हो, मेहनत करो, ठीक है, अपना पूरा प्रयास करो, नहीं 5 नंबर पा रहे हो, तुमको संतोष रहेगा। नहीं, हम मेहनत किए थे अपने तरफ से, मेरा जितना दिमाग था। हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता है, हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। हाथी और सांप दोनों को पेड़ पर चढ़ाओगे तो चढ़ जाएंगे? सांप चढ़ जाएगा, हाथी नहीं चढ़ पाएगा। लेकिन अगर दौड़ाओ तो हाथी भागेगा तेज। भाई हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग कुछ और चीज के लिए बना हो, ठीक है, तुम पारिवारिक प्रेशर में, या एक होता है ना कि खुद ही नहीं डिसाइड कर पाए अपने आप को कि मेरा बेटर रास्ता कौन सा है, वो चुनने के बजाय देखा थे कि तुम भी इसी में जो है भेड़ के झुंड में चले गए। तो मेरा कहना है कि अपने को पहचानो, और पहचान करके फिर डिसाइड करो कि हमें क्या करना है। और एक बार जो चीज उठा लिए, ठान लिए, तो वो चीज करने की कोशिश करो। और कोशिश या प्रयास में अगर तुम्हारे तरफ से ईमानदारी है, तो वो ईमानदारी टीचर को भी दिखती है, वो गार्जियन को भी दिखती है। तब कोई नहीं कुछ बोलेगा, अरे वाह बेटा बहुत अच्छा तैयारी किया था तुमने किया था, कोई बात नहीं। और तुम्हें भी इस चीज का वो रहेगा कि नहीं, हम 2 बार नहीं 4 साल पढ़े, 5 साल पढ़े, नुकसान नहीं होगा। नॉलेज कभी भी नुकसान नहीं देती। ये जितने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर पढ़ा रहे हैं, ये बताओ, आईआईटीएन भी पढ़ा, आईआईटी करने के बाद भी क्या पढ़ा रहे हैं? क्या पढ़ा रहे हैं? कोचिंग तो पढ़ा रहे ना। तो क्या फायदा हुआ? हम आईआईटीएन है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, झंडू है, ये है वो है, क्या हुआ इससे? हम भी तो वही है, हम तो खाली बीएससी पास हैं। क्या है? हम खाली बीएससी पास हैं, सबसे लीस्ट क्वालिफाइड है यहां पर। हमारा बच्चा चलता तो इंटरम पढ़ाना शुरू कर देते। समझे मेरी बात? अब देखो सीधी सी चीज है, तो सबसे कम क्वालिफिकेशन अगर मेरे पूरे घर में देख लो, औरतों से, आदमी से, दादी से, बाबा से, सबसे कम पढ़े लिखे हम हैं। लेकिन उसके पीछे वजह क्या है? कि हम 20-21 साल में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो हम पढ़ ही नहीं पाए। मतलब बीएससी करने के साथ ही हमने पब्लिक सर्विस कमीशन निकाल लिया। नहीं समझे मेरी बात भाई? बीएससी 3rd ईयर करते करते हमारा सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट जॉब में, तो हम एमएससी करेंगे? पागल हैं? पीएचडी करेंगे? तो वही मैं तुमसे कह रहा हूं, तो जितना जल्दी जल्दी आप निकाल लोगे तो कम पढ़ोगे तुम। और जिनका नहीं होता है, एमएससी, पीएचडी, ये रिसर्च, वो रिसर्च, बायोटेक, वो टेक, 35 साल तक पढ़ ही रहे हैं। प्रोडक्टिव वर्क क्या है? प्रोडक्टिव वर्क क्या है? आपकी पढ़ाई जब बढ़ने लगती है, इसका मतलब क्या होता है? रास्ते में जो कंपटीशंस के दरवाजे थे उनको आप क्रैक नहीं कर पाए, तो आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, उसका रोड पर आ जाओ। फिर फार्म भरो, फिर फार्म भरो, फिर रो, बहुत धांधली हो रही है, बहुत धांधली हो रही है, बहुत चोर बाजारी है। अरे कैसे चोर बाजारी है? ट्यूशन पढ़ा, कोचिंग पढ़ा, 4 लाख का बोर्ड खरीद, कमरे में लगा, पढ़ाना शुरू कर दे। नहीं समझे मेरी बात? तुम्हारे में क्वालिटी होगी तो वहीं दिख जाएगी, तुम्हें दूसरे को ब्लेम देने की जरूरत ही नहीं है। आज के डेट में एजुकेशन प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड प्लेटफॉर्म है। पढ़ने वाले लोग को आज के डेट में तुम देखोगे चैनल्स पे बहुत सब कुछ अवेलेबल है। हर आदमी अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है, घर से ही एक छोटे कमरे से बैठा हुआ है। तो आज की डेट में कोई आदमी खाली रह ही नहीं सकता अगर तुम्हारे में कोई कैपेबिलिटी है तो। है एक तो ट्रक ड्राइवर है, लाखों फॉलोअर है उसके, मतलब जहीं भी जाता लगता है मटन बनाने, चिकन बनाने, प्याज छीलने, गंदा सा मुंह है उसका। एक बात करे, मजाक करे, गंदा तो गलत वर्ड है,
बुलिंग नहीं होती है, मतलब बात कर रहे हैं, मतलब जो मतलब पता नहीं नहाता धोता है कि भी नहीं है, ट्रक चलाया जब मन किया वैसे अपना मुंह दिखा दिया ऐसे भैंसे जैसा गंडे जैसा, ठीक है, तो हमका फिर आ गया ये, और जब देख रहा हूं उसका तो मिलियन ऑफ फॉलोअर, मतलब उसको ट्रक चलाने से जो सैलरी मिल रही होगी उससे कितना तो उसको चैनल वाले दे दे रहे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फिर भी वो ट्रक चलाना नहीं छोड़ रहा है, वो ट्रक चलाना नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि उसको मालूम है जिस दिन ट्रक चलाना छोड़ देगा तो ये सब रील बनना बंद हो जाएगा, और बंद हो जाएगा तो फिर जीरो पर आ जाएगा वो। तो मेरी बात समझिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, भाग्य नहीं होता है ये, एफर्ट होता है। ये तुमको फिजिक्स वाला का कहानी मालूम है ना, उसका पहला वीडियो देखना 2012-13 का, छोटा से बोर्ड पर मोमबत्ती में पढ़ाता था। किसमें? मोमबत्ती में। पहले 8th 9th को पढ़ाया, फिर 12th में चला गया, नहीं चला, फिर वापस लौट के प्राइमरी सेक्शन में आया, 7 साल 8 साल 9 साल, और जब कोविड आया, कोविड में जब सारे कोचिंग्स बंद हो गए, तो उसका जो 9 साल की लिगेसी थी, सब लोग उसी को पाए यूट्यूब पर, उसी के सारे सबसे ज्यादा जो स्टडी मटेरियल थे सबसे ज्यादा चैनल पर किसके मिले थे? उसी के मिले थे। जो क्लास 3 से लेकर के क्लास 12 तक के सारे मटेरियल, वो केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है, फिजिक्स भी पढ़ा रहा है, वो अबाउ प्रिंसिपल भी पढ़ा रहा है, उस क्या क्या चीज नहीं पढ़ाया है वो आप देखिए उसके चैनल पर जाकर के। क्रिटिसाइज करना आसान है, अरे ये कर लिया वो, कुछ नहीं किया, बहुत मेहनत किया उसने, बहुत मेहनत किया। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। क्या डिग्री है उसके पास? क्या डिग्री है उसके पास? पास भी नहीं, इंजीनियरिंग भी पूरा नहीं किया उसने, कानपुर में वही तो 12th पास है। क्या है डिग्री के रूप में? क्या है उसके पास? 12th पास है। अब बड़े बड़े आईटीएन को रखा अपने अंदर में, चल 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 पढ़ाओ, फिजिक्स पढ़ाओ, चल वो पढ़ाओ। मेरी बात समझ रहे? तो तुम ये कभी भी हताश नहीं हो, होता है अच्छी बात है, नहीं होता है कोई बात नहीं। कोई भी काम करो ईमानदारी से करो, वो आपको पे करेगा, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो तुम लोग जैसे बैठो उदास होकर के, उदास मत हो, होगा अच्छी बात है, नहीं होगा कोई बात नहीं। नहीं तो उदास होने का मतलब डर रहे हो, डर रहे हो तो हमने एक ही लाइन बोला, कौन डरता है? चोर डरता है, ठीक है। तो बेटा देखो, तो टेस्ट क्रॉस कितने लोगों को समझ में आ गया? टेस्ट क्रॉस समझ में आ गया? अब देखो, तो टेस्ट क्रॉस का जो रिजल्ट होता है वो इंडिकेट करता है कि ये जो F2 जनरेशन का टॉल प्लांट है वो प्योर है कि नहीं। अब वो कैसे इंडिकेट करता है उसको अगले फ्रेम में देख लेते हैं। आगे बढ़े, चलो। अब देखो, सीधे चेकर बोर्ड बनाते हैं, ध्यान से देखना बेटा। दो ऑप्शन देते हैं, आवाज नहीं। अब देखो, मान लो ये टॉल प्लांट है, F2 टॉल प्लांट है, F2 जनरेशन का टॉल प्लांट है। बेटा F2 टॉल प्लांट या तो प्योर होगा या तो क्या होगा? हाइब्रिड होगा। प्योर होगा, प्योर होगा तो भाई सेम टाइप ऑफ गैमीट बनाएगा। क्या बनाएगा? सेम टाइप। हम भले दो लिख दिए हैं लेकिन सेम टाइप ऑफ गैमीट बनाएगा, ठीक है। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट बनाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। हार्ट अटैक कितने लोगों को समझ में आ गया चीज? इसको हम एक ही कैपिटल टी लिख करके एक ही कॉलम बना सकते थे, लेकिन अब दो बना दिए हैं तो दोनों को कैपिटल टी लिख दिए। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ये दो टाइप ऑफ गैमीट बना रहा है कि वन टाइप? वन टाइप। नहीं चोर हो तुम लोग, गड़बड़ा दोगे, ठीक है, ठीक है। कोई भरोसा नहीं है भाई, अभी कल बोल देगा दो तरह का बताए थे, देखिए 4 चेकर बोर्ड बनाए थे, ठीक है। तो देखो ये एक तरह का गैमीट बनाएगा, ये कितने तरह का बनाएगा? 2 तरह का। अब कितने लोग को समझ में आ गया? अब सही है, ठीक है। और जो दूसरा लेंगे तो रिसेसिव लेंगे। क्या लेंगे? दूसरा पेरेंट जो होगा, ये तो F2 टॉल, इसका क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से कराया तुमने, रिसेसिव प्लांट से कराया। रिसेसिव प्लांट का जीनोटाइप क्या होता है बेटा? स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो स्मॉल टी ये भी एक तरह का गैमीट बनाएगा। क्या बनाएगा? एक तरह का गैमीट बनाएगा। ये बनाएगा ना एक तरह का गैमीट। अच्छा, अब जब एक तरह का गैमीट बनाएगा तो यहां भी फिर हमको एक ही बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक। अब देखो ऐसे बनाते हैं। एनसीईआरटी बुक में तो 4-4 बनाया है ना, वही दिमाग में आ रहा हमारे, तो जरूरत क्या 4 बनाने की? देखो बगल पन्ने पे टेस्ट क्रॉस दिखाया कि नहीं दिखाया? दिखाया है बेटा, बोलो दिखाया है ना, बस ठीक है। 4 बनाया है ना बेटा बॉक्स,
4 बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अब तुमको समझ में आ रहा ना क्यों? क्यों बेटा? गैमीट ही नहीं उतना बनेगा ना बेटा। ये होगा, ये एक ही तरह का गैमीट बनाएगा ना बेटा, ये वाला प्लांट। तो ये गैमीट इधर भी काम आएगा, इसके लिए भी हम यूज कर लेंगे उसको। तो अगर टॉल प्लांट प्योर है तो जो उनकी प्रोजीनी होगी वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगी, यानी 100% क्या मिलेगा? टॉल मिलेगा। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? और अगर टॉल प्लांट क्या है? हाइब्रिड है, तो 50% तो टॉल मिलेंगे और 50% क्या मिलेंगे? हाँ, तो 50% टॉल मिलेंगे और 50% क्या मिलेंगे? ड्वार्फ मिलेंगे। यानी टॉल ड्वार्फ में क्या रेशियो आएगा? 1:1 रेशियो आएगा। कितने लोगों को समझ में आया? तो अगर आपके हाथ में एक लंबा पौधा दिया गया और बोला गया कि F2 जनरेशन का लंबा पौधा है, तो बताओ कि ये प्योर टॉल है कि हाइब्रिड टॉल है? तो आप क्या करेंगे? उसका क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से कराएंगे। यदि उनके सारे प्रोजीनी, सारे बच्चे उनके क्या हों? टॉल होंगे, तो यानी वो क्या है? प्योर टॉल है। यदि उसमें कुछ ड्वार्फ भी पौधे निकल गए तो यानी वो प्योर नहीं है, क्या है? हाइब्रिड है। तो रिजल्ट देख के बता दिया ना प्योरिटी इसकी। कितने लोग समझ गए हमारी बात? तो इसी को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या है? टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में जो टॉल प्लांट है उसका प्योरिटी चेक किया जाता है। अच्छा, अब अगला सवाल। जब हमने गाइड में कुछ क्वेश्चंस देखे, तो गाइड में क्वेश्चन देखे तो उसमें यहां तो देखो F2 लिख दिया है। देखो एनसीईआरटी बुक अंडरलाइन करो, F2 टेस्ट क्रॉस को डेफिनेशन को अंडरलाइन करो। वहां साफ साफ F2 जनरेशन लिख रहा है। पढ़ बेटा, मिला? देखो अच्छे से देखो। पहले यहां पर एक चीज ध्यान देने की जरूरत है। मिला? F1 लिखा कि F2 लिखा है? F2 जनरेशन के टॉल प्लांट को मेंडल ने पहचानने के लिए उसका क्रॉस किससे कराया था? रिसेसिव से कराया था। लेकिन टेस्ट क्रॉस का क्या मतलब होता है? कोई भी, जैसे ये टॉल प्लांट है जिसका जीनोटाइप नहीं पता है, भले F2 हो F1 हो, उसका क्रॉस जब रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं तो इसी को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। याद रखना, इसमें F1 F2 कोई भी हो सकता है। F1 F2 कोई भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर एनसीईआरटी बुक ने F2 लिखा है, लेकिन दिक्कत तो मेंडल को तब भी ना आई होगी, क्योंकि मेंडल को तो ये नहीं पता था ना जीन क्या होते हैं, कहां लोकेट करते हैं। तो जब मेंडल ने टॉल प्लांट, प्योर टॉल प्लांट लिया था और उसका जब ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया था, तो पहले जनरेशन में जो कौन से प्लांट मिले थे? टॉल। F1 जनरेशन में बोलो, मिले थे ना? तो ये भी प्योर है कि इम्प्योर है, ये मेंडल को कैसे पता चला होगा? टेस्ट क्रॉस करके। इसका भी फिर रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया होगा। नहीं समझे मेरी बात? तब ने इसकी प्योरिटी डिसाइड की होगी। क्लियर हुआ? तो बाकी किताबों में ये भी लिखा हुआ है। यानी यहां पर टॉल प्लांट अगर है तो चाहे वो F1 जनरेशन का टॉल हो या F2, दोनों की प्योरिटी चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा सकते हैं। ये जो है रियलिटी में ये है। एनसीईआरटी बुक ने जहां टेस्ट क्रॉस लिखा वहां F2 लिखा है, तो मैंने भी हर जगह क्या लिखा है? F2 लिखा है। कितने लोगों को समझ में आया? क्लियर हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो एक सवाल बनाओ जरा हार्डीविन पर। अच्छा, एक और चीज देखो, यहीं पर याद रखो। अच्छा ये बताओ, अगर ये पेरेंट है तो इसके पास कुल 2 ही एलील है, कैपिटल टी एलील और स्मॉल टी एलील। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? P। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? Q। ये दोनों मिला करके ही तो 100% होंगे ना? बोलो। तो तुम लिख सकते हो P + Q = 1। हाथ उठाओ, कितने लोग को समझ में आया? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो इसका मतलब है कि P + Q = 1 जो है वो एलीलिक फ्रीक्वेंसी को बताता है। किसको बताता है? एलीलिक फ्रीक्वेंसी को बताता है। और P² +
2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को बताता है। किसको बताता है? जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को बताता है। तो और ये दोनों इसी से तो ये आया है, ठीक है। हार्ट अटैक कितने लोगों को समझ में आया? और यही है हार्डी विनबर्ग इक्वेशन। इन्हीं दोनों को क्या बोलते हैं? हार्डी विनबर्ग इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। हार्डी विनबर्ग इक्वेशन इवोल्यूशन चैप्टर में ये चीज है, इसको यही बता दिए हैं। और वहां जाके बोल देंगे एज ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है, बिफोर, पहले पढ़ा चुके हैं। ऐसे ही बोलेंगे, खट से 2 पन्ना खत्म हो जाएगा, ठीक है। यही समझ लो। चलो सवाल बनाओ। इन अ पॉपुलेशन ऑफ in a population of 100 individuals, in a population of 100 individuals, if 36 individuals have 36 individuals have नहीं, ऐसे if 36 individuals are dominant homozygous, if 36 individuals are dominant homozygous, 36 individuals are dominant homozygous, then how many individuals in that population show dominant trait? Then how many in that population show dominant trait? घंटी बज गई। चलो लगा के लाना इसको, ठीक है। मतलब घबराना नहीं, नहीं लगेगा कोई बात नहीं, लग गया अच्छी बात है। मैं इसको पूरा पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं हूं, समझा दिया हूं। सोच रहा हूं उसी से क्या तुम लोग का दिमाग चल पाएगा, नहीं तो उसको अच्छे से पढ़ा दूंगा। यानी तुम्हारा इवोल्यूशन का ये पोर्शन भी यही क्या हो जाएगा, लगे हाथ खत्म हो जाएगा, ताकि कंटिन्यूएशन में समझे हो कुछ, थोड़ा ही समझना रहेगा। और